ओके, गुड आफ्टरनून डियर फ्रेंड्स। आपके टाइम के अनुसार जो मॉर्निंग हो तो मॉर्निंग, यूनिंग हो तो यूनिंग। अभी मैं 10th क्लास के लिए 3 वीडियो लेक्चर्स बना चुका हूँ। ये मेरा चौथा वीडियो लेक्चर है और इसमें मैं लगभग लास्ट टॉपिक को कवर कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर। मेरा टॉपिक है आज का इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, उसकी डेफिनेशंस को समझेंगे, फॉर्मूलों को समझेंगे। वर्ड है आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी, पहले पावर बाद में समझेंगे हम। इलेक्ट्रिक एनर्जी, आप समझते हैं आपके घर में पंखा चल रहा है तो डेफिनेटली पंखा चलेगा तो कुछ न कुछ एनर्जी तो कंज्यूम करेगा। एसी चलेगा तो एसी एनर्जी तो लेगा चलने के लिए। बल्ब चलता है तो बल्ब से हमें एनर्जी मिलती है, लाइट मिलती है, तो उसमें भी तो कहीं से कोई एनर्जी ली होगी। और वो एनर्जी कहां से आती है? इलेक्ट्रिसिटी से। जैसे इलेक्ट्रिसिटी जाती है, पंखा बंद, आपका बल्ब बंद, एसी बंद, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या दे रही है? अपने को एनर्जी दे रही है। तो हमें किसी सर्किट में, किसी अप्लायंसेस द्वारा दिए गए समय में कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम की जा रही है, उसको कैलकुलेट करना सीखना है और उनके फॉर्मूलों को सीखना है। इट मींस, फिर से एक बार समझे, हम क्या कहते हैं? करंट क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज। अब फ्लो ऑफ चार्ज है तो चार्ज कब बहता है? जब हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाएं। पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे तभी चार्ज बहेगा, चार्ज फ्लो होगा आपका। तो डेफिनेटली देयर इज अ वर्क डन इन मूवमेंट ऑफ चार्ज, और वर्क डन ही हमारा क्या है? एनर्जी है। तो अगर आपसे कोई पूछ रहा है इलेक्ट्रिक एनर्जी तो इसका फार्मूला कैसे आएगा, तो आप बोलिए इलेक्ट्रिक एनर्जी मतलब वर्क डन इन मूवमेंट ऑफ चार्ज बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस V। अगर आप मान लीजिए Q चार्ज को V पोटेंशियल डिफरेंस से मूवमेंट करवा रहे हैं तो कितना वर्क डन होगा आपका? V into Q। V into Q। आपको पूछे कि V into Q कैसे आ गया आपका, तो आप बेसिक फार्मूला देखिए पोटेंशियल डिफरेंस का। आपको पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला याद करवाया था, व्हाट इज पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस? वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, याद है? तो इस हमने Q को V से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई, तो हमें क्या मिल गया? वर्क। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? कुल मिलाकर एनर्जी ही निकाल रहे हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि एनर्जी और वर्क आपस में इंटरकन्वर्जिबल फिजिकल क्वांटिटी है। वर्क ही एनर्जी में बदलती है और एनर्जी ही वर्क में बदलता है। तो एनर्जी E इक्वल टू V Q by T लिखा और T से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब Q by T को आप इलेक्ट्रिसिटी में क्या कहते हैं? करंट। तो एनर्जी का फॉर्मूला हो गया आपका V I T। तो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में T समय में, मान लीजिए कि आपका पंखा T सेकंड तक चलता है और पोटेंशियल डिफरेंस इसको V दिया गया है, इसने करंट I लिया, तो कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी ये कंज्यूम करेगा? VIT। इसी को हम 2-3 अलग-अलग तरीके से फॉर्मूले को लिख सकते हैं। जैसे कि V इक्वल टू होता है IR, आपने पढ़ा हुआ है ओम्स लॉ से। V इक्वल टू क्या पढ़ा हुआ आपने? IR। तो आप यहाँ पर V की जगह IR लिखते हैं, तो IR into I into T, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा एनर्जी का I स्क्वायर RT। तो एनर्जी का एक और नया फॉर्मूला आपके पास आ चुका है। ये कौन सी एनर्जी है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इन द गिवन टाइम T। इससे फॉर्मूला पता चलेगा VIT से या I स्क्वायर RT से। एक और फॉर्मूला की ओर चलते हैं। एनर्जी E इक्वल टू, ध्यान दें, एनर्जी E इक्वल टू, अगर मैं I को, हम अगर यहाँ से देखें तो I बराबर क्या होता है? V बाय R। तो जो हमारा पहला फॉर्मूला है जिसमें I लिखा है, इस I की जगह मैं क्या लिख दूं? V बाय R। तो V इंटू कितना आ जाएगा? V बाय R इंटू कितना आ जाएगा? T। तो एनर्जी का फॉर्मूला कितना आ जाएगा? V स्क्वायर बाय R इंटू T। तो अब हमारे पास एनर्जी के, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के 3 फॉर्मूले हैं और तीनों आपको हर वक्त कंठस्थ होना चाहिए, परफेक्टली याद रहना चाहिए। ओके, एनर्जी का पहला फॉर्मूला है VIT। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। I उस जिस भी अप्लायंसेस की बात करें उसमें बहने वाला करंट, और T टाइम, जितने समय के लिए आप अप्लायंसेस को चालू रख रहे हैं। दूसरा फॉर्मूला, अगर आपको वोल्टेज नहीं पता, करंट और रेजिस्टेंस पता है, तो इस फॉर्मूले से यूज कर सकते हैं E इक्वल टू I स्क्वायर RT। और अगर आपको I नहीं पता है, V और R पता है, तो हमारे पास फॉर्मूला है E इक्वल टू V स्क्वायर बाय R इंटू T। तो ये तीनों फॉर्मूलों को आप अच्छे से याद कर लें। अपनी अपनी जगह पर हर एक का महत्व है, तीनों काम आते हैं। तो मैं एक लाइन में लिख दूं, इलेक्ट्रिक एनर्जी के अपने पास कितने फॉर्मूले हैं? 3 फॉर्मूले हैं। अब बात आती है कि सर इलेक्ट्रिक एनर्जी की यूनिट क्या है?
अरे भाई एनर्जी है, एनर्जी की ऐसा यूनिट क्या होती है? जूल। एनर्जी की ऐसा यूनिट क्या होती है? जूल। तो हम वही लिखेंगे। तो अब हमारे पास इलेक्ट्रिक एनर्जी का पहला फॉर्मूला है, दैट इज VRT। दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास I²RT। तीसरा फॉर्मूला है आपका V²/R×T। अब एक आदि न्यूमेरिकल करते हैं तो आपको और समझ में आ जाएगा। छोटा सा ले लेते हैं, एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल छोटा सा लेंगे, कोई बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल नहीं ले रहे हैं, तो शुरुआती दौर में चल रहे हैं, इस बात का ध्यान रहे। लॉकडाउन में है, अपन घर में ही रहना है। सो नाउ एक हमने सर्किट ले लिया आपका, ये 5 ओम, यहाँ हमने 4 ओम, यहाँ 1 ओम, जो मन में मर्जी आए वो लिख दो, 5 ओम, 4 ओम और 1 ओम, माई सेल्फ हरिओम। सो नाउ एक यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस भी लगाया, रेजिस्टेंस तो हम यहाँ 3 लगा चुके हैं। हमने यहाँ पे एक ईएमएफ सोर्स लगाया, पोटेंशियल डिफरेंस, जो कितने वोल्ट का प्रोवाइड कर रहा है? 30 वोल्ट का। एक स्विच लगाया और इस सर्किट में करंट फ्लो होना चाहिए। अब आपसे पूछा जा रहा है कि जो 5 ओम का रेजिस्टेंस है, वास्तव में रेजिस्टेंस मतलब इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस। रेजिस्टेंस का मतलब ये कोई ना कोई सी वहां पे छोटी मोटी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लगी है। तो ये जो अप्लायंसेस है ये कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम कर रही है? तो यहाँ इस केस में मेरे को R पता है और V पता है, परंतु V इसके अक्रॉस नहीं पता है। ध्यान से समझ लीजिए, ये जो V दिया है ये तीनों के अक्रॉस दिया गया है। V यहाँ कितना है ये नहीं दिया गया है। तो अब हमारे पास सहारा है कि हम इसमें से बहने वाले करंट को पता करें। इस 5 ओम, 4 ओम, 1 ओम, ये पूरा सीरीज में तीनों, तो इनसे कितना करंट फ्लो हो रहा है वो निकालें। तो तीनों सीरीज में है, तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा? 5 ओम प्लस 4 ओम प्लस 1 ओम बराबर कितना हो जाएगा आपका? 10 ओम। अब करंट निकालते आता है, करंट I बराबर होता है टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल वोल्टेज कितना है? 30 वोल्ट। टोटल रेजिस्टेंस कितना है आपका? 10। तो कितना आ जाएगा करंट की वैल्यू? 3 एम्पियर। तो अब आपको जो करंट बह रहा है वो कितना है यहाँ पर? 3 एम्पियर। वो यहाँ से भी जाएगा, इससे भी जाएगा, इससे भी जाएगा। अब आपको एनर्जी किसके क्रॉस कंज्यूम पता करनी है? 5 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस। तो एनर्जी बराबर आपके पास फॉर्मूला है I²R×T, और आपको समय भी दिया गया होगा। मान लीजिए आपको समय दे दिया 2 मिनट्स। कितना समय दिया है? 2 मिनट्स में कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम होगी? तो 2 मिनट्स में निकालना है आपको। किसमें निकालना है? एनर्जी कंज्यूम इन 2 मिनट्स। तो I की वैल्यू कितनी है? 3 का क्या लिखेंगे? स्क्वायर। रेजिस्टेंस कितना है आपका? वो 5 ओम, वो भी लिख दें आप। फिर समय कितना बोला उन्होंने? 2 मिनट्स। आप मिनट्स में यूज नहीं करेंगे क्योंकि टाइम की सही यूनिट क्या है? सेकंड। और फिर आपको पता है कि सेकंड, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो 2 मिनट में कितने हो गए? 120। अब आप इस पूरे को प्रोडक्ट कर लें, जो भी आंसर आएगा दैट विल बी इन जूल। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं? एनर्जी कंज्यूम पता कर सकते हैं। यहाँ हमने कौन सा फॉर्मूला यूज करा? I²RT। अब एक जगह V²/RT भी यूज करके आपको दिखाता हूँ। एक और नया न्यूमेरिकल लेता हूँ और उसमें हम क्या यूज करेंगे? V²/RT वाला ये वाला फॉर्मूला यूज करके देख लेंगे। एक में VIT वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं हमको। एनर्जी कैसा यूनिट क्या है? जूल। आगे हम पढ़ेंगे एक नई यूनिट के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में हम जूल में ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करते हैं, बट 1-2 मिनट का इंतजार तो जरूरी है आप लोगों के लिए भी। एक सर्किट लेते हैं हम लोग। ये हमारा 10 ओम का रेजिस्टेंस है और यहाँ पर ये एक 5 ओम का रेजिस्टेंस है, और इसको फिर मैंने वही 30 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया। मेरे पास दूसरी बैटरी नहीं है, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ मैंने 30 वोल्ट दे दिया। ये 5 ओम है मेरा और ये 10 ओम है। अब कहा जा रहा है कि आपको अगेन 1 या 2 मिनट जो भी है, 2 मिनट्स में एनर्जी कंज्यूम किसके क्रॉस? 5 ओम के क्रॉस पता करना है। अब आपको सीधे सीधे दिख रहा है कि ये वोल्टेज 30 वोल्ट 5 ओम को भी मिल रहा है और यही 30 वोल्ट 10 ओम को भी मिल रहा है, क्योंकि पैरेलल में हर एक को वोल्टेज क्या मिलता है? सेम। पहले जो क्वेश्चन किया था वो सीरीज का किया था, और सीरीज में जितनी भी एलिमेंट्स लगे होते हैं उनके क्रॉस हर एक के क्रॉस पोटेंशियल बढ़ता है, उसमें करंट सेम रहता है। और यहाँ हमारे पास लकीली क्या है कि 10 ओम को भी पोटेंशियल डिफरेंस 30 वोल्ट मिल रहा है, 5 ओम को भी कितना मिल रहा है? 30 वोल्ट। तो अभी हमें क्या निकालना है? एनर्जी। तो एनर्जी का फॉर्मूला हम कौन सा यूज करें? हमें क्या दिया हुआ दिख रहा है? हमको V मिल रहा है 30 वोल्ट
आर मिल रहा है 5 ओम और टाइम मिल रहा है 2 मिनट मतलब 120 सेकंड। ये तीन डाटा हमारे पास है। अब इसमें से कौन सा फॉर्मूला काम करेगा? इसमें आई है जो कि हमारे पास नहीं है, इसमें आई है जो कि हमारे पास नहीं है, इसमें V और R, तो VRT तीनों है, तो हम ये वाले फॉर्मूले को लगाएंगे। तो कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा? V²/R × T। व्हाट इज V? V की वैल्यू कितनी है हमारी? 30, तो 30 का स्क्वायर कर दिया अपॉन में R कितना है हमारा 5 ओम और टाइम कितना है हमारा 120 सेकंड्स। तो इस सब को कैलकुलेट करेंगे, जो भी आंसर आएगा दैट विल बी इन जूल। तो इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं? एनर्जी कंज्यूम्ड अक्रॉस द गिवन रजिस्टर या गिवन अप्लायंसेस। क्लियर है? अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो जा रहा है वो है इलेक्ट्रिक पावर। इस पर जाएंगे इलेक्ट्रिक पावर। अभी हमने केवल क्या सीखा है? इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी फिर समझूंगा क्योंकि पंखा जो चल रहा है वो एनर्जी यूज कर रहा है, ट्यूबलाइट जो चल रही है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज कर रही है। तो कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी वो अप्लायंसेस यूज करती है दिए गए टाइम में, वो कैलकुलेट करना है हमको इन फॉर्मूलों की हेल्प से। तीनों फॉर्मूले हर जगह अपना अपना महत्व रखते हैं, जहां जिसकी जरूरत होती है वहां उसको यूज करना होता है। तो तीनों को तैयार रखें, याद रखें और कंडीशंस के अक्रॉस लगाना। चलिए, इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? पंखे का पावर निकालना है, एसी का पावर निकालना है। पावर क्या होता है? किसी भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस का पावर मतलब अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम। मतलब पंखा चल रहा है तो पर सेकंड ये पंखा कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, 2 जूल, 10 जूल, 40 जूल, 50 जूल। एक सेकंड में कितनी एनर्जी इसको चाहिए, एक सेकंड चलने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, दैट इज नोन एज इस पावर। अगर मैं कहीं पे, आप लोगों ने सुना होगा बल्ब के बारे में सुना होगा, सीएफएल के बारे में सुना होगा, तो उस पे लिखा आता है 20 वाट की, 30 वाट का, 40 वाट का। तो वाट पावर की यूनिट आप लोगों को पता है, 9th क्लास में हमने पढ़ा हुआ है। पावर की यूनिट क्या होती है? वाट। मैं चलता हूं उसके ऊपर, परंतु मैं इलेक्ट्रिक पावर को स्टार्ट कर देता हूं। आप लोगों को बेसिकली 9th में पढ़ाते हैं पावर बराबर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम। और मैं अभी भी सिखा चुका हूं कि यहाँ पे वर्क डन का मतलब है कि अप्लायंसेस ने कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करी है। कोई भी अप्लायंसेस इलेक्ट्रिक एनर्जी जितनी कंज्यूम कर रहा है तो उतना वो वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी कितनी कंज्यूम करी है उसने? E। तो हम अब उसको क्या लिखेंगे? E/T। एंड नाउ यू आर लकी, यू हैव द 3 फॉर्मूलास ऑफ E। तो अगर मैं किसी को भी, इसको भी T से डिवाइड कर दूंगा तो पावर का फॉर्मूला आ जाएगा, इस फॉर्मूले को डिवाइड कर दूंगा T से तो फॉर्मूला आ जाएगा। तो कुल मिलाकर मेरे पास पावर का जो फॉर्मूला आ जाएगा, डिवाइड करता हूं तो एक फॉर्मूला आ जाएगा VI, दूसरा मेरे पास आ जाएगा I²R, तीसरा आ जाएगा मेरे पास V²/R। तो these are the formulas for the electric power। और पावर की ऐसा यूनिट क्या है? वाट। What is 1 watt? अगर क्वेश्चन आ जाए कि what is 1 watt, define 1 watt, आपसे पूछ लिया जाए कि 1 watt को डिफाइन करो। किसी भी अप्लायंसेस का पावर 1 watt तब कहलाता है जब वह पर सेकंड 1 जूल की एनर्जी कंज्यूम करे। पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इज सेड टू बी 1 watt if it consume 1 joule energy per second। It consume 1 joule amount of energy per second, so then its power is known as 1 watt। तो हम लोगों के पास पावर के फॉर्मूले आ चुके हैं, पावर के 3 फॉर्मूले। और पावर की बिगर यूनिट भी होती है। पावर की आप लोगों ने बिगर यूनिट पढ़ रखी होगी, किलोवाट। किलोवाट मतलब 1000 वाट। पावर की बड़ी यूनिट क्या होती है? किलोवाट। वाट के बाद क्या पढ़ेंगे? किलोवाट। तो 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? 1000 वाट, 1000 वाट। एक होता है हॉर्स पावर, आपने पढ़ा होगा 1 हॉर्स पावर मतलब 746 वाट। तो these are the different units for the power। अब हम लोग पावर से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। एक बेसिक क्वेश्चन है, 10th क्लास का क्वेश्चन है। यहाँ पर मेरे पास 2 बल्ब लगे हैं। आज मैं आपको आपके घर का इलेक्ट्रिक बिल कैसे आता है वो कैलकुलेट करना सिखा दूंगा। जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है आपके घर का वो हम कैलकुलेट करना सीख जाएंगे। बस 10 मिनट के बाद आपको आपके घर का इलेक्ट्रिक बिल निकाल के आ जाएगा, परंतु एक्चुअल बिल ऐसे आते नहीं है, कहीं पे ज्यादा ही आते हैं आजकल। सो नाउ हम देखें कि 2 हमारे पास
इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हैं और वो बल्ब के दो आप जो भी आप इसको नाम देना चाहो, मैंने तो बल्ब का सिंबल बनाया है और इसका पावर है, इसका रेजिस्टेंस दे देता हूँ, पावर नहीं देता हूँ, इसका रेजिस्टेंस दे देता हूँ। इसका रेजिस्टेंस है मेरे पास लेट रेजिस्टेंस इज 110, इसका भी रेजिस्टेंस 110 है। और घरों में बेसिकली जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड होता है वो 220 वोल्ट का होता है और घरों में आने वाला करंट डीसी नहीं होता है, वो एसी होता है। करंट भी दो प्रकार का होता है, करंट चैप्टर पढ़े तो तुम्हें पता होना चाहिए, एक को हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, एक को डायरेक्ट करंट कहते हैं। तो ये न्यूमेरिकल हो जाता है, उसके बाद अल्टरनेटिंग और डायरेक्ट करंट को भी 2 मिनट आपको समझाऊंगा मैं। तो ये दोनों के रेजिस्टेंस लिखे हैं और पावर इसके अक्रॉस पूछा जा रहा है। तो पावर का फॉर्मूला आप ध्यान से देखा जाए तो मेरे को तो ट्रिक समझ में आ रही है, फिर भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि दोनों रेजिस्टेंस सीधे जुड़ रहे हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन का क्या हो गया आपका 220 ओम। ओके, अब करंट कितना फ्लो होगा, करंट बराबर होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना है सीरीज कॉम्बिनेशन का 220 ओम, तो करंट कितना है 1 एंपियर। तो इसमें करंट बहने वाला कितना है आपका 1 एंपियर। अगर करंट 1 एंपियर है और आपको पावर निकालना है तो पावर का फार्मूला तो आपके पास है I²R। तो I कितना है आपका 1, तो 1 का स्क्वायर इनटू R कितना है 110। सॉल्व करेंगे तो शायद 110 आ जाना चाहिए, तो उसको 110 वाट का पावर लिख दिया। इन बल्ब का पावर कितना है 110 वाट का। ओके, सो नाउ ये तो एक बहुत सिंपल सा हो गया। मेरी भी बात निकली थी आप लोगों को समझाने की कि करंट दो प्रकार का है, एक है डायरेक्ट करंट और एक है आपका अल्टरनेटिंग करंट। क्या होता है डायरेक्ट करंट? जो बैटरी या सेल से करंट प्राप्त होता है वो डायरेक्ट करंट होता है। अपनी 10th क्लास की लेवल की बात कर रहा हूं मैं, है ना। हाई क्लासेस बनाएंगे तो हम डेफिनेशंस और कुछ देंगे। और एक होता है अल्टरनेटिंग करंट, वह करंट जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, वह करंट जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के साथ नहीं बदलता है, और खासतौर से जिसकी डायरेक्शन बदलती ही नहीं है, वो करंट डायरेक्ट करंट कहलाता है। तथा अल्टरनेटिंग करंट उसे कहते हैं ऐसी इज दैट करंट इन व्हिच द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट एंड डायरेक्शन कंटीन्यूअसली वेरी विद टाइम। मतलब अल्टरनेटिंग करंट वह करंट होता है जिसका मैग्नीट्यूड धीरे धीरे टाइम के साथ बढ़ते जाता, फिर धीरे धीरे टाइम के साथ कम होते जाता, फिर डायरेक्शन भी क्या हो जाती है करंट की, रिवर्स हो जाती है, बढ़ते जाती है, फिर चेंज हो जाती है। तो हम के वह करंट जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वेरिएबल है, जिसमें मैग्नीट्यूड कंटीन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू टाइम बदल रहा है और डायरेक्शन पीरियोडिकली क्या होती है, चेंज होती है, उसे हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। और हमारे घरों में जो करंट आता है, हमारे घर में जितनी भी अप्लायंसेस चल रही है, टीवी, पंखे, फ्रिज, सब एसी से चलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट से चलते हैं। इज इट क्लियर? अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एसी हो गया, डीसी हो गया। डीसी किससे मिलता है? बैटरी और सेल से मिलता है। और आपको ये भी बता दिया जाए कि एसी को डीसी भी किया जाता है और डीसी को एसी भी कर लिया जाता है। आपके मोबाइल की बैटरी हमेशा डीसी से ही चार्ज होगी और वो डीसी ही देगी, क्योंकि बैटरी का क्या कॉन्सेप्ट है कि बैटरी लेती भी डीसी है और देती भी डीसी है। तो हम एक चार्जर लगाते हैं, चार्जर में एक सर्किट होता है, जिसको हम 12th में पढ़ेंगे, रेक्टिफायर बोलते हैं। वो क्या कर देता है, घर में आए हुए करंट को एसी से डीसी में कन्वर्ट कर देता है और वो डीसी करंट हमारी बैटरी को मिलता है, जिससे कि बैटरी क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है। ओके, अब कुछ बच्चों के मन में क्वेश्चन हो रहा होगा, सर आपने एसी को डीसी तो कर दिया, डीसी को एसी कैसे करते होंगे? तो डीसी से एसी करने के लिए भी एक सर्किट होता है, ऑक्सीलेटर्स लगते हैं। केवल आप सुने क्या लगता है, ऑक्सीलेटर। दैट इज नॉट इन योर सिलेबस, पर जनरल नॉलेज पर्पस से होना चाहिए कि एसी को डीसी किससे करते हैं और डीसी को एसी किससे करते हैं। तो अभी हमने पढ़ लिया कि पावर की ऐसा यूनिट क्या है, वाट है, बिगर यूनिट किलोवाट है, और कुछ जगह पे हॉर्स पावर भी यूज होता है। हॉर्स पावर बेसिकली अगर देखा जाए ना, तो जो हमारी पानी की मोटरें होती है, पंप होते हैं, वो हॉर्स पावर में आते हैं। अगर हम घर पर पानी नगर पालिका के नल से जब लेते हैं तो कुछ मोटर लगाते हैं छोटी मोटी। ओके, कहीं पे मकान बनता है तो उसकी तरी करने के लिए जो मोटर पंप लगाते हैं, वो जो होती है वो हॉर्स पावर में आती है। जो ट्यूबवेल के अंदर की मोटर होती है वो भी हॉर्स पावर में लिखी आती है, वो वाट और किलोवाट में नहीं आती, उसकी हॉर्स पावर में ही यूनिट्स चलती हैं। हम एक आधी और क्वेश्चन लेते हैं, उससे पहले हमको समझना होगा कि
कि कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये सबसे बड़ी बात है। आपके घरों में एमपीबी वाले, मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिक बोर्ड वाले आते हैं और वो मीटर की रीडिंग लेते हैं और मीटर की रीडिंग लेने के बाद बताते हैं कि इस बार आपके घर की 200 यूनिट खर्च हुई। तो 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी खर्च हुई, किसको कहते हैं? वो एक यूनिट किसको मानते हैं? उनकी भाषा में एक यूनिट क्या है? उन्होंने बोल दिया भले हमको 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी खर्च हुई। तो 200 यूनिट मतलब यूनिट क्या है वहां पे? तो उसको कहा जाता है 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी खर्च होना, मतलब 1 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिक एनर्जी खर्च होना। अभी 1 किलोवाट आवर कितनी होती है? 1 किलोवाट आवर एनर्जी कितनी होती है? तो उसको समझने के लिए आपको मैं सिंपल सी भाषा में समझाऊं। यदि आपके वर्तमान घरों में कोई हीटर हो या एसी लगा हो, जो 1 टन का एसी आता है आजकल, आपने सुना हो 1 टन का एसी होता है। 1 टन का एसी होना मतलब 1000 वाट का एसी होना। तो कोई भी अप्लायंस जिसका पावर 1000 वाट है और वो 1 घंटे चालू रहती है, तो उसके द्वारा यूज की गई इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या कहलाती है? 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी consumed by an electrical appliances of power 1 kilowatt in the time duration of 1 hour। फिर से समझाऊं, 1000 वाट की कोई भी वस्तु, वो आपका गीजर हो, आपका फ्रिज हो, आपका एसी हो, जो भी 1000 वाट की अप्लायंसेस है जिसका पावर 1000 वाट है, वो 1 घंटे चालू रहती है। तो जितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी उसके द्वारा कंज्यूम की गई है उसे हम कहते हैं 1 किलोवाट hour। तो 1 kilowatt hour is the commercial unit of electric energy and it is numerically equal to the amount of energy consumed by an appliances of power 1 kilowatt in the time duration of 1 hour। अब बच्चे पूछेंगे, और आप लोगों ने वैसे 9th में पढ़ा होगा कि 1 किलोवाट आवर इक्वल टू कितने जूल? 1 किलोवाट आवर इक्वल टू कितने जूल? क्योंकि हमारा तो जूल में पता है यूनिट, हम इसको जूल में भी कन्वर्ट करते हैं। 1 किलोवाट आवर, देखें तो 1 किलो का मतलब होता है 10 टू द पावर 3, वाट का मतलब होता है जूल अपॉन सेकंड, जूल पर सेकंड सुना आप लोगों ने। और हावर, एक हावर में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड्स। अब ये सेकंड से ये सेकंड क्या हो गया आपका? कैंसिल हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3.6 into 10 to the power 6 जूल। तो 1 किलोवाट आवर, ये 9th में भी करवाते हैं आप लोगों को हम लोग। तो 1 किलोवाट आवर इक्वल टू कितने जूल? 3.6 into 10 to the power 6 जूल। अब हम 1 2 3 न्यूमेरिकल करेंगे जिससे कि हमारे घर के इलेक्ट्रिक एनर्जी को किलोवाट आवर में, यूनिट में निकालना सीखेंगे। और 1 2 न्यूमेरिकल ऐसे करेंगे जिसमें हम घर के बिजली के बिल को निकालना सीखने की कोशिश करेंगे। और जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूं वो एग्जाम्स में बहुत आते हैं। आपके घर में जनरली मान लीजिए कि 3 पंखे लगे हैं या 4 पंखे लगे हैं, 4 पंखे हैं आपका, और जनरली एक फैन जो होता है, एक फैन का जो पावर होता है वो पावर होता है 50 वाट। एक फैन का पावर कितना होता है? 50 वाट। आपके पास कितने फैन हैं? हाउ मच फैन जो है? 4 फैन है। और आपके पास ये जो 4 फैन है वो गलती से चारों पंखे उस कमरे के 10 घंटे के लिए चालू रह गए, 10 आवर्स के लिए ऑन रह गए और आप लॉक करके चले गए। तो आपने कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी वेस्ट कर दी? आपने एक रूम के अंदर, आपके घर में 4 पंखे लगे हुए थे और चारों फैन बाय मिस्टेक वो ऑन रह गए और 10 घंटे बाद आप आए, तो 10 घंटे में कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज हो गई? किलोवाट आवर में हमको कैलकुलेट करना है। तो 4 फैन मतलब कितने हो गए? एक फैन का पावर कितना है? 50 वाट। तो 4 फैन का टोटल पावर कितना हो गया? टोटल पावर हो गया वो 200 वाट। अगर मैं इसको किलोवाट में लिखूं तो 200 डिवाइडेड बाय 1000 इट विल बी कन्वर्टेड इनटू किलोवाट। तो कितना आ जाएगा? 2/10 किलोवाट। चलिए ना, अब एनर्जी का फॉर्मूला, एनर्जी बराबर होता है पावर इनटू टाइम, पावर इनटू टाइम। अभी आप बोलोगे कहां से? तो मैंने आपको पावर सिखाया था, पावर बराबर एनर्जी अपॉन टाइम, तो मैं वहीं से लाया। अब ध्यान से देखें, जब भी हम कॉमर्शियल यूनिट की बात करेंगे तो पावर मस्ट बी इन किलोवाट। अगर हमको इलेक्ट्रिक एनर्जी का कैलकुलेशन करना है तो अधिकांश केसेस में जो डोमेस्टिक सर्किट है, घरों की बात कर रहे हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें पावर किस में रखना होता है? किलोवाट में। तो हमारा पावर कितना है? कितने किलोवाट का है टोटल?
2/10। नाउ टाइम कितना लगा आपको, कितने घंटे के लिए, 10 आवर्स के लिए। तो आप इसको देखेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 10 से 10 कर जाए कितना आ जाएगा, 2 किलोवाट आवर। मतलब आपने 2 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट कर दी। इज इट क्लियर, कितने यूनिट, 2 यूनिट्स। और अगर मान लीजिए 1 यूनिट का 11 रुपीस पे करना पड़ता है तो 2 यूनिट का आपको कितना पे करना पड़ा फालतू का, 22 रुपीस आपको वेस्ट गए आपके। ओके, तो जब भी आप अपने घर से बाहर निकले, स्कूल से बाहर निकले, कोचिंग से बाहर निकले, जिस भी रूम से बाहर निकल रहे हैं तो आप प्रॉपर्ली स्विच ऑफ करके निकले। चलिए सो नाउ एक आधी और क्वेश्चन की ओर हम पढ़ते हैं। अब कुछ बड़ी अप्लायंसेस के साथ भी समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। बड़ी अप्लायंसेस फॉर एग्जांपल अभी जिस रूम में पढ़ा रहा हूँ, इस रूम में 2 एसी लगे हुए हैं और 2 एसी 1.5 टन के हैं। 1.5 टन का मतलब समझते हैं 1.5 किलोवाट। 1.5 टन का मतलब होता है 1500 वाट, 1500 वाट, या मैं बोलूँ तो 1.5 किलोवाट। अब हमारे पास इस रूम में क्या क्या लगे हुए हैं उसके आधार पर हम कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 2 एसी हैं, ठीक है, और 2 एसी लगभग कितने के हैं, एक एसी कितने वाट का है, 1.5 किलोवाट का है। ओके, फिर यहाँ पर हम अगर बात करें तो टोटल 6 फैन है हमारे पास। जो फैन है, नंबर ऑफ फैंस वो कितने हैं, 6 फैन हैं। और एसी कितने थे, 2 एसी के 6 फैन थे। और एक फैन का पावर कितना है आपका, मैंने भी बताया था जनरली 50 वाट का आता है इसका। ओके, और लाइट के लिए हम मान लेते हैं कि टोटल जो लाइट के सोर्सेस हैं वो 200 वाट का। लाइट किसके कारण आ रहा है, जितनी भी ट्यूबलाइट है सबको हमने 200 वाट मान लिया। ओके, क्लियर है, ट्यूबलाइटें छोटी छोटी है, सीएफएल्स लगे हैं, जो सबको मिक्स करके हमने कितना मान लिया कि 200 वाट का है। अगर इस कमरे में कोई बेंच, कोई ग्लास मान लिया जाए कि 3 घंटे के लिए लगती है, तो हाउ मच इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम होगी। 3 घंटे अगर क्लास लगती है तो कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम होगी, ये हमको देखना है। तो पहले तो हम सभी पावर्स को किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे। कितने एसी हैं, 2। एक एसी का पावर कितना है, 1.5 किलोवाट। तो टोटल कितना हो गया आपका, 3 किलोवाट। ये किसका आया आपका, एसी का पावर आया। ओके, फैन कितने हैं, 6, और एक का कितना है, 50। एक का 50 और 6 फैन, एक फैन का पावर कितना है, 50 वाट। तो कितने फैन हैं, 6 into 50 कितना हो जाएगा, 300। तो फैन का टोटल पावर कितना हुआ, 300 वाट। और नाउ 300 वाट ये किसका है, फैन का है। और इसको हमको किस में बदलना पड़ेगा, अभी सिखाया किलोवाट में बदलना पड़ेगा। तो इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मतलब क्या लिख लेंगे, 0.3। कितना हो जाएगा, 0.3 वाट। आप इससे ही समझ जाओ कि आप जितना पंखे को यूज करते हो और एसी को यूज करते हो, कितना 10 गुना से ज्यादा का अंतर आ रहा है। जबकि 6 फैन चल रहे हैं और एसी 2 ही चल रहा है किस रूम में। उसके बाद हम लाइट की बात करें तो लाइट के लिए जो भी हमारे पास ट्यूबलाइट सीएफएल थी वो कितना था, 200 वाट था। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, 0.2 किलोवाट। क्या हो जाएगा, 0.2 किलोवाट। तो टोटल कंजम्पशन कितना है मेरा, 3.5 किलोवाट। कितना कंजम्पशन है, 3.5 किलोवाट का। अब ये मेरे जो 3.5 किलोवाट है ये कितनी देर चालू रह रहा है, इस पर भी मुझे ध्यान देना है। क्योंकि अभी तो मैंने पावर निकाला टोटल इस रूम का, ठीक है। तो एनर्जी कितनी कंज्यूम होगी, एनर्जी बराबर पावर इनटू टाइम। पावर मेरे को किलोवाट में लिखना है, टोटल पावर कितना हुआ है, 3.5 किलोवाट। और टाइम कितना लगा है हमको, 3 आवर्स। ओके, तो कितना हो जाएगा, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10.5 किलोवाट आवर। कितना हो जाएगा, 10.5 किलोवाट आवर। और जनरली एक यूनिट की कॉस्ट अगर हम 10 रुपीस भी मान लें तो यहाँ पर अगर हमें कॉस्ट निकालना, बिल निकालना है तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी, दैट विल बी 100 10.5 इनटू जो भी रेट है उसका। तो अभी मैंने यहाँ पे रेट कितना लिया है, 10 रुपीस लिया है। तो कितना आ जाएगा आपका, दैट विल बी 105 रुपीस।
मतलब आपकी 3 घंटे की जो क्लासेस है उसके दौरान में 105 रुपए की इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा हूँ। इज इट क्लियर? तो इन दिस वे आप अपने घर में जो भी अप्लायंसेस है उसके कहीं पे भी आप बल्ब को उठाओगे तो बल्ब के अंदर भी लिखा मिलेगा। अब एक और बहुत अच्छी चीज समझाने की इच्छा हो रही है। बल्ब निकला तो बल्ब पे से एक चीज आएगी कि जो बल्ब पे लिखा रहता है उससे भी हम बहुत कुछ डाटा कैप्चर कर सकते हैं। कैसे क्या कैप्चर कर सकते हैं हम समझते हैं कि क्या क्या लिखा रहता है उस डाटा के अंदर। इसको बोलते हैं पावर रेटिंग। पावर रेटिंग को समझना पड़ेगा हमको। एक बल्ब है और उस बल्ब को मैं खरीद के लाया और उस बल्ब पे लिखा हुआ था लगभग 40 वाट 220 वोल्ट ऐसा लिखा हुआ। अब इस लिखे हुए का क्या मतलब? आप जो भी अप्लायंसेस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लाओगे उस पे सब कुछ न कुछ लिखा रहेगा। इसका कारण क्या है? क्योंकि जो इंडिया है, इंडिया में जो घरों में एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस जो इलेक्ट्रिक बोर्ड प्रोवाइड करता है वो 220 वोल्ट का करता है। हमारे घर में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस नोट किया जाएगा वो 220 वोल्ट का रहेगा। अगर बल्ब को 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा तब उसका पावर होगा 40 वोल्ट। लिख दिया उन्होंने, कंपनी वालों ने क्लियर लिख दिया कि अगर 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है तब इसका पावर 40 वाट है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम ज्यादा होगा तो पावर में आपको चेंजेस मिलेंगे। इज इट क्लियर? तो पावर कितना है? 40 वाट। 40 वाट का मतलब क्या हुआ? ये 40 जूल एनर्जी पर सेकंड कंज्यूम करेगा इस वोल्टेज के ऊपर। अब ध्यान रखें बल्ब के अंदर क्या होता है। अगर बल्ब की बात की तो मैं बल्ब को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा कि बल्ब का सिंबल हो गया, इसके अंदर एक फिलामेंट होता है। आपको पता होगा टंगस्टन का क्या होता है? अंदर फिलामेंट होता है। तो ये जो फिलामेंट है इसका रेजिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? इस पावर रेटिंग से रेजिस्टेंस। आपने पढ़ा होगा पावर P बराबर क्या पढ़ा हुआ है? V²/R। अब आपको पावर भी दिया है, V भी दिया है, तो जो लिखा हुआ है उसके आधार पर बल्ब का आइडियल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। और बल्ब का रेजिस्टेंस कितना निकल आएगा? 220 का स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा? 40। इस आधार पर हम बल्ब का क्या निकाल सकते हैं? रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। और एक बात ध्यान रखना कि बल्ब का जो पावर है वो हर वक्त एक समान नहीं रहेगा। अगर आपके घर में वोल्टेज सप्लाई कम हो गया तो पावर भी कम हो जाएगा बल्ब का। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि अचानक लाइट धीरे-धीरे कम हो जाता है कभी अप्लायंसेस का। कई बार होता है कि अचानक घर में आने वाली इलेक्ट्रिसिटी का पावर कम हो जाता है तो बल्ब मध्यम चलने लगता है, धीमा कमजोर लाइट देने लगता है। ओके, और कई बार ज्यादा आने से ये भी हो जाता है कि ये जो बल्ब का फिलामेंट है ये फ्यूज हो जाता है, उड़ जाता है, डैमेज हो जाता है। तो हमें एक क्वेश्चन है हमारे टेंथ में कि 100 वाट का बल्ब है और उस पे जो लिखा हुआ है पावर रेटिंग है उस बल्ब की वो कुछ इस प्रकार की है। जो मार्केट में बल्ब लाए हैं उसकी पावर रेटिंग है 100 वाट 220 वोल्ट। आप कहा गया कि इस बल्ब को 110 वाट पे यूज करें। इस पे यूज करें 110 वाट पर यूज करें तो पावर क्या होगा? फंस गए भाई साहब। आपको तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ था कि वो बल्ब 100 वाट का है तो आप हर वक्त 100 वाट का नहीं रहेगा क्योंकि दिया गया पावर वोल्टेज अगर 220 है तो 100 वाट का है। अब आपका दिया गया वोल्टेज क्या है? आधा हो गया तो पावर भी क्या हो जाएगा? आधा। गलत, पावर आधा नहीं होगा। इस प्रकार तीर में तुक्के ना मारे। अब अपन देखते हैं क्या है। अभी हम सबसे पहले इस गिवन डाटा के आधार पे बल्ब का क्या निकालेंगे? रेजिस्टेंस। ठीक है, इसके आधार पर ये जो गिवन डाटा है इसके आधार पर बल्ब का रेजिस्टेंस। तो क्या निकालते हैं? रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब जो कि फिक्स रहता है ना। आपने बल्ब का रेजिस्टेंस ऐसा नहीं है कि रेजिस्टेंस कम ज्यादा हो जाएगा, 220 वोल्ट पे लगाएंगे तो रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा। अरे भैया वो फिलामेंट अंदर लगा हुआ है, वायर का टुकड़ा है, उस वायर के टुकड़े का जो रेजिस्टेंस है वही रहेगा। ठीक है, वोल्टेज के कम ज्यादा करने से रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। तो बल्ब का रेजिस्टेंस कैसे निकल आएगा? अभी सीखा था R बराबर कितना होता है? V²/P। तो मैं R = लिख लेता हूं, V² मतलब 220 * 220 अपॉन कितना आ गया आपका? पावर कितना है? पावर कितना है उसका? 100 वाट। ओके, तो मैं दो जीरो को इनसे कैंसिल कर देता हूं और भी मैं सॉल्व भी नहीं कर रहा हूं। कितना आया पावर? रेजिस्टेंस 22 * 22। ओके,
ओम तो पता है 484 आएगा, 484 ओम, पर मैं भी इसकी जरूरत नहीं मुझे ना। अब ये जो है ये कहां पे यूज किया जा रहा है, इस वोल्टेज पर। तो मुझे पता पावर का फार्मूला होता है V²R। अब मेरा R फिक्स है, वोल्टेज चेंज हो चुका है, तो अब नया पावर इस फार्मूले से निकाला जाएगा। पावर P बराबर, अब वोल्टेज कितना है आपका 110, कितना है 110, तो V² करेंगे तो 110 into 110 डिवाइडेड बाय क्या है रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस कितना आ चुका है 22 into 22। चलिए हम इसको डिवाइड करेंगे 11 से, इसे सॉल्व कर लें, इसको सॉर्ट आउट करते हैं। तो सॉर्ट आउट करने पर कैंसिल करते हैं, ये हुआ आपका 2 और ये आया आपका 5। 11 से कैंसिल कर रहा हूं मैं, एम आई राइट, ठीक है ना। तो 11 से कैंसिल करते हैं तो वी विल गेट इट विल बी 10। 11 से इसको भी कैंसिल करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 10 और 10 into 10 हो जाएगा 100, 100 by 4 इट मींस मेरे पास आ गया 25 वाट। तो पावर कितना आया मेरा 25 वाट। जो बल्ब 100 वाट का था अब उसका पावर कितना हो गया 25 वाट, 25 वाट, जबकि मेरा वोल्टेज केवल कितना हुआ आधा। तो ऐसा नहीं करना है कि क्वेश्चन में वोल्टेज आधा करा तो बल्ब का पावर भी आधा कर दो। आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा, उसका पहले रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, फिर पावर का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा V²R। तो आप क्या निकाल सकते हो, नया पावर पता कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप कई क्वेश्चंस करेंगे इलेक्ट्रिक पावर और रेजिस्टेंस के। मैं इसमें एक और चीज सिखाना चाहूंगा, एक वर्ड रहेगा आपका जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये आपकी बुक में है, जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब कभी भी किसी भी कंडक्टर से करंट फ्लो होता है तो वो हीट प्रोड्यूस करता है। अरे भैया आप अपने घर पे मोबाइल चार्जर को ही देख लो, जब मोबाइल चार्जर चार्जिंग करता तो आधे घंटे बाद जब चार्जर को हाथ लगाओगे गर्म हो जाएगा। मोबाइल से बहुत देर बात करोगे तो मोबाइल भी गर्म सा हो जाएगा आपका। तो हम देखते हैं टीवी को अगर चलाते रहे तो टीवी को टच करें बैक साइड से तो वो टीवी में हमको गर्म होते हुए महसूस होगी। तो क्या है, जब कभी भी करंट फ्लो होता है, चार्ज फ्लो होता है, चार्ज के फ्लो होने से अंदर क्या होती है हीट प्रोड्यूस होती है। कितनी हीट प्रोड्यूस होगी उसके लिए आपको बस इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाना है। साइंटिस्ट जूल ने बताया कि जो हीट प्रोड्यूस होगी वो किस फॉर्मूले से निकाली जा सकती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्मूले से निकाली जा सकती है। जो तीनों फॉर्मूले हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी के पढ़े हैं वही फॉर्मूले ये हीट निकालने के काम में आएंगे। तो करंट के इस प्रभाव को क्या कहा जाता है, जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो और कुछ टॉपिक्स इलेक्ट्रिसिटी में रह गए होंगे तो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम कवर करेंगे। वैसे भी नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे बेस्ड होगा। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मतलब किसी वायर में करंट फ्लो होगा तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो भी चैप्टर बड़ा इंटरेस्टेड है। तो आई होप सो कि इस लॉकडाउन के पीरियड में जितना आप बेनिफिट्स ले सकते हैं लें, पढ़ें और नोट्स जितने बना सकते हैं बना लें। कुछ टॉपिक्स अगर समझ में नहीं भी आए होंगे तो व्हेन वी विल स्टार्ट द क्लासेस हम उसको और डेप्थ में पढ़ेंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे। अभी न्यूमेरिकल लेके दो ही करवा पा रहा हूं, ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं करवा पा रहा हूं। मैं बार-बार कह रहा हूं कि फिजिक्स के टफ न्यूमेरिकल सभी यहां नहीं करवाए जा रहे हैं। आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है क्योंकि शुरुआत है अभी आपका माना जाता है कि कई बच्चों के पास बुक भी नहीं है। तो इस आधार पर हमने केवल बेसिक्स पढ़ा रहे हैं और व्हेन क्लासेस विल स्टार्ट डेफिनेटली वी विल टीच यू इन डेप्थ। थैंक यू।